नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते आज क्या है खास कृषि समाचार में। तीसरी फसल के रूप में करे गर्मा मूंग की खेती, बढ़ेगी खेत की उर्वरा शक्ति। सब्जी एवं फल को संरक्षित रखने के लिए सोलर ड्रायर का करे इस्तेमाल। आरोही किस्म का तरबूज किसानों के जीवन में घोल रहा है मिठास। किसान भाई, गेहूं की फसल कटने के बाद अगर आपकी खेत खाली पड़ी है तो आप तीसरी फसल के रूप में गर्मा मूंग की खेती कर सकते हैं। यह फसल कम समय में तैयार हो जाती है और इससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। दरअसल रबी फसल की कटाई के बाद अक्सर किसानों के खेत खाली रहते हैं, इसलिए इसकी खेती करने से किसानों को अतिरिक्त आय के अलावा खेतों का खाली समय में सदुपयोग, भूमि की उपजाऊ शक्ति में सुधार एवं पानी की उपयोगिता जैसी कई लाभ मिल जाते हैं। किसान भाइयों, जमाना जैविक खेती को अपनाने एवं रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से दूर भागने का है। ऐसे में पशुपालक किसान भाई गोबर की मदद से केंचुआ खाद को कर सकते हैं तैयार। केंचुआ के द्वारा जैविक पदार्थों के खाने एवं पाचन तंत्र से गुजरने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ मल के रूप में बाहर निकलता है उसे वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद कहते हैं। ये हल्का काला तथा दानेदार होता है जो फसलों के लिए बेहद ही लाभकारी है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए क्षेत्र का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाता है, लेकिन छोटे किसानों के लिए 100 वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त होता है। उच्च गुणवत्ता की केंचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट एवं ईंटों की पक्की क्यारियाँ बनाई जाती हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर रखी जाती है। वर्मी कंपोस्ट की विशेषता ये है कि ये भूमि की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ भूमि के जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है। फलीदार सब्जियों में बोरो का प्रमुख स्थान है, जो हमारे देश में उगाई जाती है। इसे गर्मी और बरसात दोनों मौसम में उगाया जाता है। बोरो ज्यादातर हमारे यहाँ सब्जी के तौर पर उपयोग की जाती है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए इसके उन्नत किस्मों का चयन बेहद जरूरी है। पूसा फाल्गुनी, पूसा ब्रह्मासी, पूसा कोमल, स्वर्ण हरिता, स्वर्ण सुफल इसकी उन्नत किस्में हैं, जिससे किसान भाई अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। सोलर ड्रायर किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। दरअसल वर्तमान समय में पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं। ऐसे में सोलर ड्रायर के इस्तेमाल से किसान भाई अपने फलों एवं सब्जियों को आसानी से सुखाकर लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हमारे देश में प्रतिवर्ष फल का 25 मिलियन टन एवं सब्जियों का 85 लाख टन उत्पादन होता है, लेकिन उनमें से 20 से 30% उत्पादन अनुचित हैंडलिंग एवं भंडारण की व्यवस्था नहीं होने की वजह से बाजार तक नहीं पहुंच पाता है। सोलर ड्रायर में इन फलों और सब्जियों को सुखाकर इन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में तरल अवस्था में उपलब्ध नमी को वाष्पीकृत किया जाता है। वाष्पीकृत पानी गर्म हवा के साथ मिलकर उपकरण से बाहर निकल जाता है। वर्तमान में कृषि तकनीक में फसल की कटाई 25% नमी तक की जाती है। नमी की मात्रा अधिक होने से इसकी भंडारण अवधि में गुणवत्ता में कमी आती है। सोलर ड्रायर में फलों एवं सब्जियों को सुखाकर काफ़ी समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। बदलते समय के साथ कुछ किसान बदलाव कर रहे हैं और खास तरीके भी अपना रहे हैं। खेती कर लाखों में कमाई भी कर रहे हैं। पटना जिले के एक ऐसे ही किसान है विनय यादव, जो आरोही किस्म की तरबूज की खेती करते हैं। आरोही किस्म की तरबूज बाहर से दिखने में हरे एवं अंदर से पीले होते हैं, जो खाने में बेहद ही स्वादिष्ट होता है। विनय बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से इस तरबूज की मांग बाजार में काफी बढ़ रही है। इससे अच्छा मुनाफा भी मिल जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना की सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। नेनुआ 2200 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 2800 से 3200 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 2600 से 3200 रुपये प्रति क्विंटल और खीरा 1600 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर।
राज्य के अधिकांश जिलों में पूर्वा हवा के प्रभाव से तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है, जिस कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि साफ मौसम के दौरान ही मूंग की परिपक्व फली की फसल ले लें। मूंग की परिपक्व फली की कटाई के बाद इसे मिट्टी में शामिल करें, जो धान के खेत में खाद का काम करता है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम नई हलचलों को जाना, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। किसान भाइयों, गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही है। ऐसे में न सिर्फ हम मनुष्य बल्कि हमारे पशु भी प्रभावित होते हैं। इन दिनों पशुओं में लू एवं हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या है लू और हीट स्ट्रोक के कारण, बचाव और लक्षण, इस विषय में हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रत्नेश कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका एक बार फिर स्वागत है। गर्मी के मौसम में अपने पशुओं को लू और हीट स्ट्रोक से कैसे बचाएं, कैसे उनका प्रबंधन करें ताकि वे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आपका भी दूध का उत्पादन अच्छा हो सके। तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रत्नेश कुमार चौधरी जी, जो बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में सह प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जो गर्मी में अगर हमारे पशु लू के शिकार होते हैं, चाहे हीट स्ट्रोक के शिकार होते हैं, तो उसका क्या लक्षण है, कैसे पहचानेंगे कि हमारे पशु को लू लग गया? बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा है। हम पशुपालक भाइयों, जैसा कि अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में पशुओं का प्रबंधन अगर उचित तरीके से ना करते हैं तो दूध उत्पादन क्षमता पे प्रभावित तो होता ही है। और गर्मी के मौसम में लू, जिसको हीट स्ट्रोक करते हैं, और से पशु शिकार हो जाते हैं। तो पशुपालक भाई, सबसे सफल पशुपालक वो होते हैं जो बदलते मौसम के अनुसार अपने पशुओं के रखरखाव और उस उचित प्रबंधन करते हैं। इससे पशुओं का उत्पादन क्षमता भी नहीं घटती है और पशु स्वस्थ रहते हैं। तो अभी गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में तेज़ तापमान हो जाता है वातावरण का। जब वातावरण का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाती है तो पशु असहज महसूस करने लगते हैं। ऐसी अवस्था में लू लगने की चांसेस बढ़ जाती है। तो इस अवस्था में आप कैसे प्रबंधन करेंगे, इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहले अभी लू की बात हो रही थी, हीट स्ट्रोक की बात हो रही थी, तो कैसे आप पहचानेंगे कि आपके पशु को ये लू लग गई है? तो जो पशु को लू लग गई है, ऐसे पशु में आप क्या लक्षण देखेंगे? पशु असहज महसूस करेंगे। सर्वप्रथम वो अपने जो पाचन क्रिया है उसकी कम हो जाती है और खाना छोड़ देती है। इसके बाद क्या होगा? दूध उत्पादन, दूध देने वाली है तो दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। पशुओं में तेज़ बुखार यानी 106 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको देखने को मिलेगा। उसकी मुंह में से हमेशा लार निकलेगा और जीभ बाहर की ओर निकाल करके रहेगा और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने की आरंभ करेगी। इससे आप देखेंगे कि वो अनकंफर्टेबल फील करेगा और जानवर हमेशा छाए जगह जाने में और ज़्यादा पानी पीने में रुचि रखेंगे। इस सब लक्षण अगर आप देखते हैं तो आप समझ जाएं कि आपके पशु लू से ग्रसित होने लगे हैं। तो इसके लिए पशुपालक क्या करना है और कैसे पशुओं को लू लगता है? सबसे पहली बात यह है कि जो संकर नस्ल की गाय होती है वो सहज महसूस करती है मात्र 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वो ज़्यादा दूध देने वाली होती है और वो हमारी देशी गाय जो होती है कम दूध देती है, लेकिन वो तापमान जब बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन संकर नस्ल की गाय ज़्यादा दूध देती है, उसका भोजन भी ज़्यादा होते हैं। तो दो तरह का ऊष्मा से जो है लगता है। एक तो तेज़ लू, जब हवा तेज़ हो, गर्म हवा हो, तो ऐसी जब चल रहा हो तो सबसे पहले ऐसे हवादार घर में पशु को रखें जहाँ पे क्या हो, कूलर की व्यवस्था आप कर सकते हैं, फुहारा का व्यवस्था कर सकते हैं और पंखे का व्यवस्था कर सकते हैं। और नहीं तो उस आवास में जूट का झूल लगा दें और उस पे पानी का फुहारा करते रहें। इससे क्या होगा, जो आवास है वो ठंड रहेगा और पशु स्वस्थ रहेंगे। जो शरीर का तापमान है वो वातावरण में निकल पाएगा। अगर हमारे पशु को लू लग जाए या हीट स्ट्रोक से प्रभावित हो जाए तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को क्या
उपाय अपनाना चाहिए? तो डॉक्टर के पास तो जाएंगे लेटर, लेकिन क्या कुछ घरेलू उपचार है जिसको अपनाकर हमारे पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं? जैसा कि आपने पूछा कि किस तरह से अगर लू लग गया है तो हम क्या करें। जब पशुओं को लू लग जाता है तो उसमें शरीर में पानी की मात्रा कम जाती है। ऐसी अवस्था में पशुपालक को क्या करना चाहिए कि 500 से 100 मिलीलीटर 5% डेक्स्ट्रोज या डिस्टिल वाटर नॉर्मल सलाइन जो है आईवी के माध्यम से शरीर में लगवाना चाहिए। इससे क्या होगा, जो शरीर में पानी की कमी हुई है वो पानी होगा। साथ में आप जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रल, आप उनको पिला सकते हैं। गांव घर में हम बोलते हैं नहीं कुछ है तो आप लोग शक्कर, गुड़, उसमें नमक मिला करके और एकदम ताज़ा चापाकल का पानी निकाल करके पिलाइए। हम लोग पशुपालक को ये बोलते हैं कि सर पे, आँख पे, नाक पे ठंडे पानी उस पर छिड़काव करते रहें तो आपका पशु क्या होगा, स्वस्थ होगा। इसके बाद शरीर में चूँकि क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है जब लू लग जाती है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है तो बहुत सारी अन्य बीमारियां भी हो जाती है। ऐसे स्थिति में हम लोग कहते हैं कि पशु चिकित्सक की सलाह से एंटीबायोटिक का प्रयोग करें, मल्टीविटामिन का प्रयोग करें और पशु आपकी स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन बचाव बहुत ज़रूरी है। मैं पशुपालक भाइयों को बताना चाहूँगा कि आप अगर गर्मी तेज़ है तो एक क्या करें ना, बर्फ़ का सिल्ली भी उनके पास रख दें तो पशु वो चाटते रहेगी। कैसी गाय, जो आपकी संकर नस्ल की गाय है, 20 लीटर 30 लीटर दूध दे रही है, एक बर्फ़ की सिल्ली दें वो चाटते रहेगी तो उसके शरीर की तापमान घटते रहेगी। दूसरा, ऐसे मौसम में ऊर्जा युक्त भोजन और प्रोटीन युक्त भोजन देना अति आवश्यक है। अगर ऐसा आप करते हैं तो एक तो विपरीत प्रभाव भी पड़ता है कि शरीर का तापमान बढ़ता है, लेकिन वातावरण में छोड़ने के लिए आवास को कूल रखना होगा तो आपके पशु को किसी भी ढंग की परेशानियां नहीं होगी और दूध उत्पादन क्षमता पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि प्रोटीन युक्त और ऊर्जा युक्त भोजन दे, तो गर्मी में चूँकि हरे चारे की बहुत कमी हो जाती है, हमारे किसान भाइयों खेत में सूखे पुआल और भूसा, कुछ जो अनाज का दाना होता है वही बचता है, तो क्या क्या पशुओं को खिला सकते हैं जिससे कि उनका पेट और शरीर कुछ ठंडा और राहत महसूस करे? ऐसे समय में सूखा चारा को कम दें और पशुओं को जब भी खिलाएं 2 टाइम खिलाएं, सुबह और शाम 2 ही टाइम खाने के लिए देंगे। और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट वाली मात्रा ज़्यादा देते हैं। अगर आपके पास हरा चारा है तो हरा चारा जिससे रसीला है वो आप देंगे तो खाएगी, पशु अच्छी तरह से खाएगी। और खाने के लिए तो 2 ही टाइम देना है, लेकिन पानी 24 घंटा उनके पास स्वच्छ पानी हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। इससे उसके शरीर पे तापमान का असर नहीं पड़ेगा। और जहाँ पे आवास रखते हैं पशुपालक भाई, दिन में कभी भी बाहर ना खोलें, सुबह और शाम में आप खोल सकते हैं बाहर में। उसके अलावा धूप के समय में आवास में ही रखें जहाँ की पंखे, कूलर की व्यवस्था हो, हवादार का हो। अगर पेड़ पौधे अच्छे हैं, छायेदार हैं तो आपके पशु को कभी भी हीट स्ट्रोक की समस्या से नहीं ग्रसित होगी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी लू और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए। और क्या महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? हाँ पशुपालक भाइयों, जैसा गर्मियों का मौसम है, मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहूँगा कि ये चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यक है। सबसे पहले क्या है कि 2 तरह की तापमान होती है। एक आर्द्रता, नमी जब आ जाती है तो एक तापमान और नमी का इंडेक्स होता है। अगर 72 डिग्री सूचांक पे है, 72 यानी 72 पे, तो उस समय पशु कंफर्ट जोन में रहता है। ज्यों-ज्यों बढ़ते चला जाता है ये इंडेक्स, पर इकाई दूध उत्पादन क्षमता घटते चले जाती है। और क्या होता है, 72 से 80 डिग्री सूचांक तक पहुंच गया जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स है, तो पशु जो है अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। और जब 90 डिग्री पहुंच जाता है, 90 इंडेक्स पे पहुंच जाता है तो पशु बिल्कुल तरह से विचलित हो जाती है। इस स्थिति में आप ना पड़े आपका पशु, इसलिए हमेशा आप क्या करें, आवास को स्वच्छ हवादार रखें। अगर आपका एस्बेस्टस का ऊपर में है आपका आवास तो उसके ऊपर पुआल डलवा दें और उसके ऊपर पानी का छिड़काव करें। और जो आवास के चारों साइड है उसमें जूट का झूल लगवाएं और समय समय पे पानी का फुहारा करते रहें। तो किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर रत्नेश कुमार चौधरी जी ने कितनी विस्तार से जानकारी दी लू और हीट स्ट्रोक से अपने पशुओं को बचाव के बारे में। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि पशुओं में लू एवं हीट स्ट्रोक के लक्षण, कारण और बचाव क्या हैं।
इसी के साथ आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले भाग में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जलवायु में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, जिसका प्रभाव हमारी खेती पर पड़ता है, उत्पादन पर पड़ता है। तो ऐसे में हमारे उत्पादन अधिक और गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी खेती के तौर तरीके में थोड़ी तब्दीली करें। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको नई नई जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ किसान भाइयों, जलवायु अनुकूल कृषि। तो आइए आज हम इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र जमुई में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जलवायु अनुकूल सर कृषि है क्या? जलवायु अनुकूल कृषि को आप ऐसे समझ सकते हैं, मौसम के इस बदलते परिवेश में जब वर्षापात, जो औसत वर्षापात है, वो हमारे किसानों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तापक्रम के बढ़ने की जो गति है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आज हमारे किसान 42-43 डिग्री टेम्परेचर तक को अपने फसलों के साथ झेल रहे हैं। इतने स्तर पे जब परिवर्तन होता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे फसलें प्रभावित होती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जमुई ज़िले में 10 प्रखंड आते हैं। 10 प्रखंड के अंतर्गत जब हम देखेंगे तो मूल रूप से हमारा धान गेहूं का फसल चक्र है, जिसमें 7 ऐसे प्रखंड हैं जहां पे अधिकतर क्षेत्र में धान गेहूं का ही फसल चक्र अपनाया जाता है। अब जब हमारे पास औसत वर्षापात, आज से 10 साल पुराना डाटा जब हम आंकड़े को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे यहाँ जब जमुई ज़िले में 1120 से 1150 मिलीमीटर तक बारिश होती थी, जिसको हम औसत वर्षापात कहते थे, और पिछले 5-6 सालों का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि आपके यहाँ जमुई में 850 से लेकर 1000 मिलीमीटर तक ही बारिश प्राप्त हो रही है। तो बारिश का जब पानी कम होगा तो नेचुरली हमारे जो धान गेहूँ का फसल है उसके ऊपर कुप्रभाव डालेगा। दूसरा है टेम्परेचर इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि हम जब हमारे किसान खेत में धान लगाने जाते हैं तो खेतों में दरारें पड़ जाती हैं, ऐसा देखने को प्रायः मिलता है। उससे खरपतवार अत्यधिक मात्रा में आ जाते हैं। दूसरा है कि जैसे ही हमारे यहाँ टेम्परेचर बढ़ता है, फ्लावरिंग स्टेज पर अगर स्ट्रेस लग जाता है तो कुल उत्पादन उसका प्रभावित हो जाता है। तो हम दोनों चीज़ों को जब मिला के देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि भाई जलवायु में जितना परिवर्तन आज की तारीख में हो रहा है, उससे हमारे जो एग्जिस्टिंग फसल चक्र है, जिस फसल चक्र के अंतर्गत जमुई आ रहा है, यहाँ के किसान बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं और इनके फसलों को बचाने के लिए कुछ न कुछ तकनीकी ज्ञान देना आवश्यक है। ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो जलवायु अनुकूल खेती के लिए प्रयुक्त में आ सकती हैं? हमारा ये मानना है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है, इस कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका किसानों के साथ क्या है। बिल्कुल, जमुई ज़िले के किसानों को तकनीकी रूप से लैस करने की जिम्मेवारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र को जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र सिर्फ एक सिंपल, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक एक्सटेंशन मैकेनिज्म के रूप में काम करता है, जो हमारे रिसर्च सेंटर्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जहाँ से तकनीकें निकलती हैं, उन तकनीकों का प्रचार प्रसार, उसको फर्स्ट हैंड आप एक्सटेंशन रिसर्च के रूप में देख सकते हैं कि हम अपने किसानों के साथ मिलकर के उसे टेस्ट करते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका पुनः शुरू हो जाती है किसानों के साथ, कि जैसे मौसम बदला या बदलना, एक आंकड़ा जो हमारे पास आता है कि इस स्तर से तापक्रम बदल रहा है, इस स्तर से वर्षापात बदल रहा है, तो इसमें हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। तो मैं आपकी इस प्रश्न का जवाब कुछ इस कदर देना चाहूँगा। उससे जलवायु अनुकूल कृषि से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो बरतना जरूरी है? जलवायु अनुकूल कृषि तकनीक, इसकी तो इजाद की जा रही है। जैसे हम 5 गांव का चयन किए, 5 गांवों में हमारे पास जैसे धान के किसान थे, तो धान लगाने की जो तकनीकें हैं उसमें तमाम तरह के परिवर्तन हुए, जिसको हम लोगों ने कहा कि आप धान के लिए कादो करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट सीडेड राइस कर सकते हैं। हम उनके यहाँ रेस्ड बेड पे काम कर रहे हैं, जो बेड बना करके मशीन में कुल मैकेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो हमारे उच्च पदाधिकारी के सहयोग से कुछ बातें निरीक्षण के आई हैं कि हमें कुछ इस मौसम में नए जो फसल चक्र हो सकते हैं उसको जांचने की ज़रूरत है, कुछ नए इजाद करने की ज़रूरत है।
तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो धान गेहूं का फसल चक्र चल रहा है उसी फसल चक्र के लिए सिर्फ तकनीक निकाली जाए। जैसे हमने धान के लिए डायरेक्ट सीडेड राइस की बात की, उसी तरह से गेहूं में आके हम लोग गेहूं की बुआई को एडवांस करने के लिए, जो बुआई की सामान्य रूप से तिथि लोग हमारे किसान 15 नवंबर मानते हैं, तो हम उसको 7 से 10 दिन पहले बुआई करने की बात, जो जीरो टिल ड्रिल के माध्यम से हम लोग जीरो टिलेज गेहूँ कहते हैं उसको, कि ऐसी ऐसी तकनीकों का हम लोग ईजाद करके उनको किसानों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब जमुई में आवश्यकता आ पड़ी है कि हमारे पास किसान के यहाँ जो फसल चक्र है, उस फसल चक्र से अलग हट के हम कुछ नए फसल चक्र को कैसे खोज सकते हैं। जैसे मिलेट्स को लेकर हम खोजते समय 2 मूल बातों को हमेशा ध्यान रखते हैं कि कुछ ऐसी फसलें हम समाहित कर सकें जिसका पानी का रिक्वायरमेंट ही कम हो, उनको कम सिंचाई जल की आवश्यकता हो, और जो बढ़ते हुए तापक्रम में भी अपने को स्थापित कर सकें, रख सकें। तो वैसे कंडीशन में हम कुछ नए फसल चक्र के बारे में हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इसको चेक कर रहे हैं किसानों के खेत पर, और जिसमें हम मक्का को बढ़ावा दे रहे हैं। हम मिलेट्स को इस बार बहुत बड़े स्तर पे चेक करने जा रहे हैं कि मिलेट्स में जैसे रागी है, बाजरा है, जो मोटे अनाज हैं, कुल जो मोटे अनाज हैं, मोटे अनाजों के साथ कैसे हम कुछ ऐसा कम्बिनेशन बनाएंगे जो नए फसल चक्र के रूप में उभर कर सामने आएगा और किसानों के पास इस तरह से बदलते मौसम में भी पर्याप्त मात्रा में अनाज उनके पास उपलब्ध हो सकेगा। तो इस पे काम अभी चल रहा है। किसान भाई जो हमारे जलवायु अनुकूल कृषि करना चाहते हैं, लेकिन पैदावार जो है तो रासायनिक उर्वरक जो किसान देते हैं तो उनका पैदावार इसके अपेक्षा ज़्यादा होता है, तो उत्पादन के लिए हमारे किसान भाई जलवायु अनुकूल कृषि को कैसे अपनाएं ज़्यादा उत्पादन के लिए? देखिए, ज़्यादा उत्पादन के लिए इस जो मौसम जो जैसे कहते हैं जलवायु अनुकूल तकनीक, तो जलवायु अनुकूल तकनीक का मतलब ही निकल के आया कि जो जलवायु में परिवर्तन हुआ उसमें आपका फसल खड़ा रह सके। तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है कि जो वाटर स्ट्रेस वेराइटीज़ हैं, जो वेराइटी का चयन हम सोच समझ कर करेंगे। किसानों को भी हम लोग ये राय देते हैं कि आप ऐसी प्रजातियों का चुनाव करें जो कम पानी में हो सके, जिसके अंदर अपने को तापक्रम को ग्रहण करके रखने की क्षमता हो, मतलब वो बढ़ते हुए तापक्रम में भी स्थापित हो सके। तो इसका फर्टिलाइज़र से बहुत ज़्यादा अभी रिलेशन नहीं है। फर्टिलाइज़र जो ज़्यादा लोग डाल रहे हैं उसका इससे डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन सिर्फ इतना है कि जो मौसम बदल रहा है, इसका मतलब जो किसान के पास मौसम हाथ में है, इस मौसम में वो कैसे कौन सा तकनीक अपनाएगा, उसमें बेस्ट है कि वैरायटी का चयन सोच समझ कर करें। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज की जानकारियों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है, लेकिन उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई आज की ये जानकारियां आपके लिए लाभकारी रही होंगी। आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम के अगले अंक में हम फिर से हाजिर होंगे कृषि की कुछ ऐसी ही और रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com। किसान भाई बहन, हमरो चैनल तोरो चैनल जल्दी आवी रहना छे एकटा नया रंग रूप में।